प्यारे बच्चों, कविता कैसे बनती है आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कविता के बनने की कहानी कैसे प्रारंभ हुई, यदि इस बात पर ध्यान देते हैं तो इसके लिए हमें कविता की जानी पहचानी दुनिया को समझना होगा। कविता की जानी पहचानी दुनिया रही है माँ, दादी और नानी की जवानी सुनी हुई बातें, लोरी के बोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला दिन, तोतली जबान से गीत दोहराता हुआ बच्चा, खेतों के ढोल और उन ढोल पर गाए जाने वाले गीत। हमारे दैनिक जीवन में की जाने वाली तुकबंदियां भी कविता की जानी पहचानी दुनिया का रूप है। इन विभिन्न रूपों में हम अपने दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में कविता की जानी पहचानी दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि कविता किसे कहते हैं। इसके लिए हमें काव्य या कविता की परिभाषा को समझना होगा। कविता की परिभाषा है काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें हम अपने मन के भावों को कलात्मक रूप देते हुए अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। हमारे मन में भावों का जो आवेग उठता है, जो एक प्रबल धारा बहती है, उस मनोभावों के वेग को ही कलात्मक रूप देते हुए अपनी भाषा या बोली के माध्यम से अभिव्यक्त करना कविता कहलाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति, जो छंद की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, जो छंद के नियमों के अनुसार रची जाती है, जिसमें आरोह अवरोह, यति गति आदि का ध्यान रखते हुए शब्दों की संरचना कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप से होती है। कविता के मूल में संवेदना है, वह हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी झकझोर देती है। कविता में संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का सामर्थ्य है। कविता वो प्रभाव रखती है जो सबको अपने आप से जोड़ लेती है, सबके हृदय को झकझोर देती है। कविता क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि कविता एक संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था। रत्नाकर डाकू जो केवल मात्र एक संवेदना के कारण वाल्मीकि जैसे कवि बन गए, वैसे ही संवेदना इतना व्यापक प्रभाव रखती है कि किसी के भी हृदय को पल भर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। जैसे रत्नाकर नामक डाकू अपनी संवेदना के कारण ही वाल्मीकि के रूप में लोकप्रिय हुए। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो यह सुमित्रा नंदन पंत भी इस बात को मानते हैं कि पहला कवि कोई वियोगी होगा जिसके हृदय में वियोग का दुख उत्पन्न हुआ होगा और उसके हृदय से जो आहा का जो दुख उपजा होगा, उससे एक गान उत्पन्न हुआ होगा, उससे एक कविता निर्मित हुई होगी। और उस समय उमड़कर उसकी आंखों से जो चुपचाप कविता के रूप में एक अभिव्यक्ति बाहर निकलती है, वह कविता है। अतः काव्य वह वाक्य रचना है
जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने कहा है कि कविता कोने में घात लगाई बैठी है। कविता आपके हृदय के कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक कवि छिपा होता है, और वह कविता जो घात लगाकर बैठी है वह परिस्थिति अपने अनुकूल देखकर आपके भावों को काव्य के रूप में बाहर निकालती है। आगे अगर हम देखें कि कविता लेखन के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, तो अच्छी कविता लिखने के लिए या काव्य लेखन सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है शब्द। कविता लेखन का पहला उपकरण शब्द है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। आपको शब्दों से मेलजोल करना आना चाहिए। अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। जब आप शब्दों के साथ खेलना सीखेंगे, उनको उलट पुलट कर उसके अर्थ का प्रयोग करना सीखेंगे और अलग अलग शब्दों के अर्थ की परतों को खोलते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप काव्य रचना करने लगे हैं। तो पहला जो कविता लेखन के लिए जरूरी उपकरण है वह है शब्द। आपको शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो कविता लेखन के लिए जरूरी है और उसका ध्यान रखना चाहिए वह है रचनात्मकता। रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की जरूरत होती है। उसको अभ्यास के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर जो रचनात्मकता है उसको हम एक धार दे सकते हैं, एक प्रभाव दे सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो रचनात्मकता है उसे अभ्यास और ज्ञान के माध्यम से, काव्य पठन द्वारा उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। तुकबंदी के प्रयास से धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए घोघो रानी कितना पानी। अब यहां पर केवल तुकबंदी की है, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम काव्य का रूप देते हैं तो यह एक सुंदर काव्य रचना बनकर निकलती है। इसी प्रकार बच्चे जो खेल खेल में पंक्तियों की तुकबंदियां कर लेते हैं और अपनी रचनात्मकता दिखाते हैं, उसका उदाहरण है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। अब ये बच्चे खेल खेल में इन पंक्तियों की तुकबंदियां करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि उनकी रचनात्मकता के कारण उनकी ये तुकबंदी एक कविता का सुंदर रूप बन गया है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु या कविता लेखन के लिए दूसरी जो जरूरी बात है ध्यान रखने की, वह है रचनात्मकता। कि हमारे अंदर मौजूद रचनात्मकता को हम अभ्यास द्वारा, तुकबंदी द्वारा धीरे धीरे एक बड़ा और व्यापक आकार दें, काव्य लेखन की ओर अग्रसर हो। कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। जैसे अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता। ये रघुवीर सहाय जो कवि रहे हैं, उन्होंने शब्दों से खेलते हुए ये पंक्तियां बना दी और बड़ी प्रभावी हैं। इसी प्रकार वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कक्षा 6 की वसंत पाठ्य पुस्तक की ये पंक्तियां दिखाती हैं कि कवि शब्दों से खेलते हुए अपनी रचनात्मकता को किस प्रकार से काव्य का रूप देता है। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां रिद्म है, लय है,
और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है और हम काव्य रचना करने लगते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु या कविता लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य जो जरूरी बात है वह है शब्दों की व्यवस्था। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता की रचना की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियां लेते हैं। कवि धूमिल लिखते हैं, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना ना मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप शब्दों की व्यवस्था जिस प्रकार से करेंगे अर्थ उसी प्रकार निकलेगा। इसलिए काव्य रचना करते समय शब्दों को सही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। अब इन धूमिल की कविता की इन पंक्तियों को अगर हम बदलें और कुछ ये रूप यदि हम देते हैं कि पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गढ़ती है अंगुली में। अब कविता के इन शब्दों को बदल दिया। आपने ऊपर यहां देखा कि यहां पे था कि चोट जब पेशे पर पड़ती है और अब नीचे हमने कर दिया पड़ती है पेशे पर चोट जब। इसी प्रकार सारी पंक्तियां बदल गई। दूसरी पंक्ति देखें, ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील और नीचे हमने कर दिया तो चोर कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी। तो इस प्रकार से शब्दों को बदल देने से उसका अर्थ बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर दूसरी बार जो ये परिवर्तन किया इसमें पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो यहां अब पेशे पर बल ना देकर चोट पर बल दिया गया है और पेशे की चोट पर कम, जबकि ऊपर के पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, यानी आप कविता में एक ही अर्थ देने वाले जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अलग अलग, उनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग अपनी कविता के लिए नहीं कर सकते। जिस भाव को व्यक्त करने के लिए आपको जिस शब्द की दरकार है, आवश्यकता है, उसी शब्द को आपको प्रयोग में लेना होगा। उसका पर्यायवाची रखते ही अर्थ बदल जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग अर्थ रखता है। तो इस प्रकार से शब्दों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, सही शब्द का आपके भावों के लिए प्रयोग करना जरूरी है। अगली महत्वपूर्ण बात जो कविता लेखन के लिए ध्यान रखनी होती है वह है बिंब और छंद, यानी आंतरिक लय। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। यानी हम जब कोई कविता पढ़ते हैं और पढ़ते हुए उसमें जितनी इंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा वह उतनी ही प्रभावी होगी। इसलिए कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नासिका, मुख और त्वचा आदि। ये विभिन्न इंद्रियां हमें अलग अलग प्रकार की अनुभूति कराती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कूद जाते हैं। यह स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। अगर इन पंक्तियों को देखते हैं तो तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब जप ध्यान में मग्न मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब यहां तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, तो ऊपर की पंक्तियों को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं
जब हम पढ़ते हैं तो पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एक आकार हो जाते हैं। तो बिंब प्रयोग करना कविता को और अधिक प्रभावी बनाना है। बिंब के प्रयोग के द्वारा हम जो बात कहना चाहते हैं वह पाठक या श्रोता के हृदय में एक चित्र बना देती है, उसकी स्मृति में एक चित्र सा खींच देती है, जिसे कविता के भावों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, जो कि बिंब का समर्थन है, क्योंकि चित्र या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य की संभावना तलाश करनी चाहिए। यह सभी को आकृष्ट करते हैं। यानी काव्य रचना करते समय जितने अधिक बिंबों का, जिस तरह से प्रभावी बिंबों का प्रयोग हम करेंगे, काव्य उतना ही प्रभावी होगा। हमें दृश्य और श्रव्य बिंब की तलाश खोजनी चाहिए, जिससे जैसे ही पाठक कविता को पढ़े या श्रोता कविता को सुने तो उसके सामने उस दृश्य का एक चित्र खिंच जाए और उसके स्मृति में वो कविता सदा के लिए स्मरणीय हो जाए। इसलिए बिंब या छंद कविता के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिनमें से छंद की अगर बात करें तो छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। मुक्त छंद, जो किसी छंद में अगर कोई रचना नहीं लिखी गई है, उनमें भी अर्थ की लयात्मकता होना जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। छंद न होने पर भी उसमें संगीतात्मक लयात्मकता होनी चाहिए। अगर कविता में छंद का प्रभाव नहीं है, कविता की पंक्तियां उचित यति, गति, आरोह, अवरोह के बंधन में नहीं बंधी हुई है, वह कविता प्रभावी नहीं हो सकती। इसीलिए हम सामान्य जीवन में जो तुकबंदी करते हैं, वह तुकबंदी भी कहीं ना कहीं हमें छंद के समर्थन में ले जाती है। इसलिए छंद कविता में संगीत तत्व को प्रमुखता देता है और संगीत कविता को प्रभावी बनाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भाव। जैसा कि हमने कविता की परिभाषा में ही कहा कि अपने मन के भावों को कलात्मक रूप देते हुए अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना ही कविता है। तो हम समझते हैं कि कविता का जो मूल उद्देश्य है वो भाव की अभिव्यक्ति है। अब उसको हम कितने कलात्मक और प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर पाएंगे, वह कविता की प्रभावत्मकता को बढ़ाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होता है हमारे भावों की प्रभावी ढंग से पाठक या श्रोता तक एक तरह से उसको पहुंचाना। इसलिए परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक तत्व से परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है कि वह जो कवि कविता लिख रहा है उसकी खुद की सोच क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, दुनिया को देखने का नजरिया क्या है। उन सब चीजों को मिलाकर यदि हम कहें तो वह भाव कहलाते हैं। तो इन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम काव्य लेखन कर सकते हैं। अब है कविता के कुछ प्रमुख घटक, यानी एक कविता को लिखते समय हमें किन किन प्रमुख घटकों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं जिनको हमें काव्य लेखन में ध्यान रखना है। नंबर 1, कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। यानी आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो पर संरचना ऐसी कि पाठक को नई लगे। तो यहाँ भाषा और शब्दों के माध्यम से बने हुए वाक्यों का जो रूप है, उसकी जो संरचना है, वो इतनी प्रभावी हो कि उसमें एक नयापन हो और पाठक को वह नई लगे, तभी वह काव्य
की श्रेणी में आएगा और वह कविता प्रभावी होगी। तो पहला प्रमुख घटक है भाषा, और भाषा में शब्द होते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं, इसलिए भाषा का प्रचलित और सहज रूप हमें अपनाना चाहिए जो पाठक के समझ में आए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए जो विराम चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ भाषा के जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वे भी कुछ कह रहे होते हैं। यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा 12 की आरोह पाठ्य पुस्तक की एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज, उसमें रिक्त स्थान का प्रयोग भी कवि ने अपने मन के भावों को, अपने दृष्टिकोण, अपने अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए किया है, और जगह जगह विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग भी किया है। इसलिए वहां कैमरे में बंद अपाहिज कविता में चाहे कोष्ठक हो, चाहे चिन्ह हो, या फिर जो रिक्त स्थान दिया है वे कुछ न कुछ कह रहे होते हैं, उनका कविता में कुछ अर्थ होता है, तो इनका प्रयोग करना भी आना चाहिए। तीसरा बिंदु है, वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। और यह ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम अलग अलग कवियों की कविताओं का पठन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते पढ़ते काव्य की विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित हो जाएंगे। इसलिए वाक्य गठन करने के लिए, काव्य लेखन के लिए हमें काव्य शैलियों का ज्ञान होना जरूरी है। चौथा बिंदु है, छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है। छंद के नियमों से बंधकर ही हम काव्य लिख सकते हैं, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है, उसमें संगीत तत्व का समावेश हो पाएगा। कविता छंद और मुक्त दोनों में होती है, अतः दोनों ही प्रकार की कविता के लिए छंद की बुनियादी जानकारी आवश्यक है। छंद की सामान्य जानकारी रखना जरूरी है। बिंदु संख्या 5 यदि हम देखें तो कविता समय विशेष की उपज होती है। कवि अपने समसामयिक परिस्थितियों, घटनाओं, प्रसंगों से प्रेरित होता है, इसलिए कविता समय विशेष की उपज होती है। उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। अगर हम आदिकाल के कवियों की बात करें तो उनके सामने अलग परिस्थितियां थी, अलग प्रवृत्तियां थी, और यही कारण है कि उस समय का काव्य अलग रूप लिए हुए है। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन सभी कालों के साहित्य को या काव्य को यदि हम देखें तो इन सब की प्रवृत्तियों में बदलाव का कारण है समय का बदलाव। इसलिए हमें अपने समय की जानकारी, हमें अपने समय की दुनिया की जानकारी रखना जरूरी है, उसके अनुसार ही हम काव्य लेखन कर सकते हैं। बिंदु संख्या 6, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। यानी कम से कम शब्दों में हमें अपनी बातें कहनी होती हैं, तब हमारी कविता प्रभावी होगी। और कभी कभी किसी बात को कहते कहते हमने जो खाली जगह छोड़ दी या हमने अपनी बात को बीच में छोड़ दिया, तो वह भी कई बार कविता की ताकत को बढ़ा देता है। बिंदु संख्या 7, कविता रचने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टि को या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला ना हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। यानी हम जिन चीजों को देख रहे हैं उन सबको देखने का एक नवीन दृष्टिकोण हमारे पास होना चाहिए, एक अलग नजरिया होना चाहिए, और उस नवीन दृष्टिकोण के साथ नई चीजों को पहचानना और प्रस्तुत करने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। जो 7वां बिंदु है कि नवीन दृष्टिकोण रखना, नए को पहचानना, और जो पहचाना है
उसको प्रस्तुत करने की कला, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर देना, अभिव्यक्त कर देना, इसी को हमारे जो भारतीय विचारक है उन्होंने प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी जन्मजात होती है और हर आदमी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। यानी आपके अंदर जो प्रतिभा है वो जन्मजात है और सबके अंदर अलग अलग रूपों में प्रतिभा होती है, लेकिन इस प्रतिभा को हम किसी नियम या सिद्धांत से पैदा नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रतिभा हमारे अंदर मौजूद है उसे हम निरंतर अभ्यास के माध्यम से, कठोर परिश्रम के द्वारा उसे विकसित अवश्य करते हैं, उसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कविता लेखन की इन प्रमुख बातों या बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम अपने मन में उठने वाले प्रबल भावों के आवेग को एक कलात्मक रूप देते हुए काव्य लेखन कर सकते हैं। कविता मन से निकलते समय जिस तरह निकलती है, जरूरी नहीं है कि वह पहली बार में ही कविता के रूप में निकले। जब हम कविता बनाते हैं तो बनाते बनाते उसमें बाद में हम उसमें उलट फेर भी कर सकते हैं, ताकि उसमें एक छंद की प्रभावात्मकता आ जाए, उसमें संगीतात्मकता आ जाए और उसमें बिंबों का प्रयोग करते हुए हम उसको प्रभावी बना सकें। तो इस प्रकार एक अच्छा काव्य लेखन हम कर सकते हैं। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।